Hi guys, welcome back to our channel I Study 2.0 and today we have discussed High Court. In previous video we have discussed about the state legislature, state council, state legislative assembly. In state executive we have discussed about governor, council of minister, chief minister, and in judiciary we have discussed about High Court. Let's start. The judiciary in a state consists of a high court and a hierarchy of the subordinate court. And the high court occupies the top position in the judicial administration of a state. जैसे कि सेंटर में सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे ही स्टेट के अंदर हाई कोर्ट है. जैसे अब हम लोगों ने हाई कोर्ट क्यों सेटअप किया, एक नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि जैसे कि हर स्टेट के मतलब 28 स्टेट है इंडिया में इन प्रेजेंट. अब हर स्टेट से तो लोग मतलब अपने जज में उसके लिए प्रॉब्लम के लिए सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाएगा ना. तो इसलिए हर स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट सेटअप किया गया ताकि जो जुडिशरी है, जजमेंट डिलीवरी है, इजीली हो सके, बर्डन ना रहे और ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करें. अब बात करते हैं हाई कोर्ट्स की. तो प्रेजेंटली देर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया विद सम स्टेट हैविंग कॉमन हाई कोर्ट. जैसे कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट है वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ एज ए यूनियन टेरिटरी तीनों शेयर करते हैं हाई कोर्ट. अब बात करें जैसे कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, तो जो सेवन सिस्टर्स है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट्स है, बट उसकी सबसे ज़्यादा बेंचेस हैं क्योंकि अकेला हाई कोर्ट 7 स्टेट्स के लिए काम नहीं कर सकता अकेले, तो उसकी बेंचेस सेटअप की गई हैं हर स्टेट के अंदर. Article 214 to 231 in Part 6 of the Constitution deals with the High Courts, their functions, power, jurisdiction, along with the rules for their appointment of High Court. जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था कि उसके पावर एंड फंक्शन ऑफ जजेस अपॉइंट, तो ऐसे ही सेम चीज़ें हाई कोर्ट के अंदर भी हैं. अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन. तो क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस क्या होनी चाहिए कि फर्स्टली ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट बीइंग ओवर 62 ईयर ऑफ एज. सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ा था 65 ईयर्स एज मैंडेटरी होता है, यहाँ पे 62 ईयर्स एज होती है, क्योंकि जब तक 62 का एज होती है तो ही देन आफ्टर रिटायरमेंट का उनका एज होता है. एंड ही शुड हैव हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स एंड ही शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स. तो ये प्रोसीजर है कि उनको 10 ईयर्स का हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट रहना चाहिए और 10 ईयर्स उन्होंने एज ए जुडिशियल ऑफिस काम किया हो, देन ही वो एक हाई कोर्ट जज के लिए एलिजिबल हो पाता है. अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट प्रोसीजर की. एंड द जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द चीफ जस्टिस is appointed by the president after consultation with the chief justice of India and the governor of the state concerned. जो concerned state होते हैं वो अपॉइंट करते हैं एज ए हाई कोर्ट जजेस को अंडर आर्टिकल 217 के अंदर. अब बात करते हैं हम ओथ एंड और अफर्मेशन. ओथ क्योंकि इन जुडिशियल सिस्टम के अंदर ओथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब तक आप अपनी पोस्ट की सीक्रेसी, डिसेंसी मेंटेन करने के लिए आपको ओथ लेना होता है कि भाई जो भी मैं जिस पोजीशन पे हूँ मैं उसकी सीक्रेसी और उसकी डिसेंसी का पूरा ध्यान रखूंगा. एज पर द Article 219, a person appointed as a judge of a high court before entering upon his office has to make and subscribe an oath before the governor of the state or some person appointed by him for his purpose. तो वो ओथ लेते हैं जो भी पर्सन अपॉइंटेड होते हैं. तो बेसिकली उनमें जो उनका ओथ का प्रोसीजर होता है कि भाई मैं इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते उनके और उसको ध्यान में रखूंगा, होल्ड रखूंगा एंड द ड्यूली फेथफुली, मैं फेथफुल रहूंगा अपने जो भी मेरी पोजीशन है, ड्यूटीज टूवर्ड द ऑफिस विदाउट फियर और फेवर, मतलब मैं किसी के फियर और फेवर के मैं उसके ऊपर पूरा ध्यान रखूंगा. अब बात करते हैं टेन्योर ऑफ द जजेस की. हाई कोर्ट जजेस enjoy security of tenure till the age of retirement which is 62 ईयर. तो मैंने बताया कि भाई जो इनकी जो 62 ईयर्स एज होती है देन ही इनका रिटायरमेंट पीरियड होता है. ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट. ही कैन रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट. He vacate his office when he appointed as a judge of the Supreme Court or when he is transferred to another high court. तो ये जिस पोजीशन पे होते हैं, मान लो कि अभी पंजाब हाई कोर्ट के अंदर जो पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जजेस हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है दिल्ली, तो वो वहां की उनको पोजीशन वेकेंट करनी होगी.
सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात करें, जो इनकी सैलरी और अलाउंसेस हैं, एंड इस प्रिविलेज लीव एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर डिटरमाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट। तो चेंजेस होते रहते हैं एक पीरियड के बाद या पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशंस के बाद बनाया जाता है कि इनके अलाउंसेस वगैरह में चेंज करनी चाहिए। एंड दे आर ऑल्सो पेड समट्री अलाउंसेस। समट्री मीन्स इनको समट्री अलाउंसेस का मतलब होता है कि इनको सप्री आर प्रोवाइडेड विद फ्री अकोमोडेशन एंड अदर फैसिलिटी लाइक मेडिकल कार, टेलीफोन एक्सेट्रा। इनको जो अलग से मिलते हैं, समट्री मतलब एक्स्ट्रा, जो इनको मतलब पर्क्स दिए जाते हैं। पर्क्स इन द सेंस मतलब जो इनको एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर होने के लिए इनको चीज़ें फ्री में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात करें, एज पर द आर्टिकल 222, the president can transfer a judge from one high court to another high court after consulting the chief justice of India। तो एग्जीक्यूटिव के साथ साथ यहाँ पे जुडिशियल, जो हायर जुडिशियल ऑफिसर होता है जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, उसकी कंसल्टेशन लेनी होती है एज ए ट्रांसफर के लिए। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट्स। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसी फ्रीडम हैं जो हाई कोर्ट को दी गई हैं ताकि वो अपने बेसिस पे यूज़ कर सके। तो फर्स्टली हम बात करेंगे, और ये सब चीज़ें इसलिए दी गई हैं कि उनकी जो ड्यूटी है वो इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी कर सकें, मतलब काम कर सकें, मतलब किसी के प्रेशर में ना रहें और कोई उनको प्रेशराइज ना करे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको कुछ फ्रीडम्स दी गई हैं। जैसे कि फर्स्टली हम बात करें मोड ऑफ अपॉइंटमेंट की या स्पेशल प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट। तो जो अपॉइंटमेंट होता है इनका जजेस का, वो होता है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, विच मीन्स द कैबिनेट हो गया, इन कंसल्टेशन विद द मेंबर ऑफ द जुडिशरी इटसेल्फ। And the provision curtails the absolute discretion on the executive as well as ensure that judicial appointment are not based on in political or practical consideration। तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है किसी पॉलिटिकल प्रेशर या किसी चीज़ में इनके अपॉइंटमेंट ना हो, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो किसी भी का, कैबिनेट का, मिनिस्ट्री का, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ, इन सब चीज़ों की ध्यान में रखते हुए। अब बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का। इनका जो है वो पीरियड होता है कि जो इनकी रिटायरमेंट एज होती है उसी के बेसिस पे इनको जब इनकी रिटायरमेंट कंप्लीट हो जाती है तभी इनकी रिटायरमेंट होती है। और and this means that they do not hold their office during the pleasure of the president and though they are appointed by him। This is obvious from the fact that no judge of a high court has been removed so far। मतलब इनको इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट की। जो बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, तो ये आफ्टर रिटायरमेंट ये किसी भी हाई कोर्ट के अंदर और या किसी लोकल कोर्ट की बात करें वहाँ पे ये मतलब प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं प्लीडिंग और एक्टिंग इन अ कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ही कर सकते हैं एंड अदर हाई कोर्ट्स, मतलब सेम हाई कोर्ट्स में नहीं कर सकते, अदर हाई कोर्ट्स। एंड इंश्योर दैट दे डू नॉट फेवर एनी वन इन द होप ऑफ फ्यूचर और फेवर। होता है ना कभी कभी, जैसे कि इस हाई कोर्ट में इन्होंने काम किया तो इनके मतलब अच्छे कंटेक्ट्स बन गए, तो इन फ्यूचर आगे रिटायरमेंट ये इसी में काम कर रहे हैं तो कि कोई इनका इनकी जो पोजीशन है उसका फेवर ना ले सके इन फ्यूचर, इसलिए इनको सेम हाई कोर्ट में अब मतलब दोबारा प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं होती है। अदर हाई कोर्ट में कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। एंड बात करते हैं फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। तो खुद ही इनका मतलब इनके पास इतनी फ्रीडम होती है, इसमें एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, खुद ही अपना स्टाफ अपॉइंट करते हैं। अब बात करते हैं सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। The Constitution directs the state to take steps to separate the judiciary from the executive in public services. This means that executive authority should not possess such the judicial powers consequent upon its implementation. The role of executive authority in the judicial administration came to an end। तो यहाँ पे एक ध्यान रखा जाता है जो सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, कुछ चीज़ें होती हैं जो जुडिशरी की और एग्जीक्यूटिव की सेपरेट होती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए अलग डिफरेंस रखा जाता है। इन पब्लिक सर्विसेज की बात करें तो पब्लिक को ध्यान में रखते हुए। और एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेस, द सैलरी अलाउंसेज एंड द पेंशन ऑफ द स्टाफ एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज ऑफ ए हाई कोर्ट आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ the state. Thus, they are non-votable by the legislature. Though they can be discussed by it, it should be noted here that pension of a high court judge is charged on the consolidated fund of India, not the state।
अब बात कर रहे थे कि हम जो इनकी आफ्टर रिटायरमेंट जो इनको पेंशन प्रोवाइड होती है, वो जो इनकी सैलरीज वगैरह है वो इनको मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। बट आफ्टर रिटायरमेंट जब इनको जो पेंशन प्रोवाइड की जाती है वो प्रोवाइड की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ना कि, क्योंकि ये नॉन वोटेबल प्रोसीजर के अंदर आते हैं और ये उसी से चार्ज किया जाता है, ना कि स्टेट से। आगे मूव करते हैं हम। अब बात करते हैं जुडिक्शन की। जो जुडिक्शन एंड द पावर ऑफ हाई कोर्ट। एट अ प्रेजेंट हाई कोर्ट इंजॉय द फॉलोइंग जुडिक्शन एंड द पावर। जुडिक्शंस कहते हैं जो इनका डोमिनेटिंग पावर्स जो है या डिटरमाइनिंग पावर्स जो हैं उनकी बात कर रहे हैं, कि जो इनका जो जुडिक्शन का मतलब जो न्याय करने का है किस किस फील्ड में है, कहाँ कहाँ तक कर सकते हैं। तो ओरिजिनल जुडिक्शन की बात करते हैं तो ओरिजिनल जो जुडिक्शन है बेसिकली किन किन चीज़ों पे ये एक्सटेंड होता है, जैसे मैटर ऑफ एडमिरलिटी, विल, मैरिज, डाइवोर्स, कंपनी लॉज, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिस्प्यूट रिलेटिंग द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, रिवेन्यू मैटर्स होते हैं जहाँ पे, और जैसे कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, वहाँ पे ये ओरिजिनल जुडिक्शन अप्लाई होता है। और जैसे केसेस ऑर्डर टू ट्रांसफर फ्रॉम सबॉर्डिनेट कोर्ट इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स ओन फाइल, जैसे कि जो ट्रांसफर किए जाते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट से हायर कोर्ट के लिए जो आते हैं वहाँ पे ओरिजिनल जुडिक्शन अप्लाई होता है। अब बात करते हैं 4 हाई कोर्ट्स की जिनके पास हैव ओरिजिनल सिविल जुडिक्शन इन केस ऑफ हायर वैल्यू। वैसे लिमिट होती है, एक लिमिट होती है सिविल जुडिक्शन की, कितने लिमिट तक आप मतलब किस मतलब लिमिट इज अ वैल्यू, मनी की बात कर रहे हैं कि किस लिमिट तक का केस आप सॉल्व कर सकते हैं। बट 4 हाई कोर्ट्स हैं जो जो हायर वैल्यू को सॉल्व करते हैं, जैसे कि दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इनके पास ओरिजिनल सिविल जुडिक्शन है। इन केसेस ऑफ हायर वैल्यू को ओरिजिनल जुडिक्शन अप्लाई होता है इनके यहाँ पे। अब बात करते हैं एपीलेट। एपीलेट का मतलब है जहाँ पे अपील की जाती है नेक्स्ट, मतलब जैसे सबॉर्डिनेट कोर्ट से हायर कोर्ट में अपील की गई है इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। फर्स्टली बात करते हैं सिविल केसेस में जहाँ पे अपील की जाती है। एन अपील कैन बी मेड एन अपील can be made to the high court against district court decision, and it hears against the judgment of the subordinate courts functioning of the lower courts, and it can be also made from the subordinate court light directly if the dispute involves on a question of fact or law, if the amount exceed the stipulated limit। जैसे कि स्टिपुलेटेड लिमिट अमाउंट की बात कर रहे हैं तो एक लिमिट प्रोवाइड की गई है हमारे क्रिमिनल लॉ के अंदर या क्रिमिनल जो प्रोसीजर कोड है उसमें, कि कितने लिमिट तक का मैटर किस कोर्ट को कौन करेगा, या मतलब जो एक जुडिक्शन होता है जुडिक्शन की अमाउंट के हिसाब से, तो उसको बोला जाता है स्टिपुलेटेड लिमिट। तो उसके बेसिस पे किया जाता है। तो इस तरीके के मैटर्स की बात हो गई। एंड द एपलेट जुडिक्शन जो ऑफ अ हाई कोर्ट इज ए वाइडर देन इट्स ओरिजिनल जुडिक्शन। तो जो ओरिजिनल जुडिक्शन बात की थी हमने हाई कोर्ट की, इससे मतलब वाइडर है जो एपलेट जुडिक्शन का बात करें, कि इसका जो इसकी जो सराउंडिंग्स हैं वो ज़्यादा है मतलब उससे। अब बात करते हैं सिविल मैटर्स की। तो सिविल मैटर्स हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ पे अपील होता है। पहली बात तो जो हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजंस होते हैं वहाँ पे, और जैसे सबॉर्डिनेट कोर्ट से डायरेक्टली जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ का होता है वो स्टिपुलेटेड लिमिट से एक्सटेंड हो जाए तो वहाँ पे होता है। अब बात करते हैं क्रिमिनल मैटर्स की। क्रिमिनल मैटर्स में अपीलेट जुडिक्शन कहाँ पे अप्लाई होता है। इन बेसिकली ये होता है जैसे कि एन अपील कैन बी मेड ऑन द हाई कोर्ट अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसीजन, और एन अपील कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम द सबॉर्डिनेट कोर्ट लाइज डायरेक्टली। ये सिविल मैटर्स का हो गया। क्रिमिनल में कि एक्सटेंड टू द केसेस डिसाइडेड बाय द डिसीज सेशन एंड द एडिशनल सेशन जज if the session judge has awarded an imprisonment for more than 7 years, and if the session judge has awarded capital punishment। तो ये जैसे कि मान लो कि सबॉर्डिनेट सेशन कोर्ट में उसको 7 ईयर से ज़्यादा की पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है या कैपिटल, तो उन केसेस में क्या होता है, ये एपलेट जुडिक्शन अप्लाई हो जाता है इन द हाई कोर्ट के लिए। अब बात करते हैं एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड इट्स जजमेंट आर रिकॉर्डेड फॉर एविडेंस एंड टेस्टिमनी। जो पुराने जो जजमेंट होते हैं उनको एज ए एविडेंस और टेस्टिमनी के लिए रखा जाता है, कि इन फ्यूचर आगे चल के जब हम लोग नेक्स्ट कोई केस करते हैं, सेम मैटर का केस आ जाता है, तो उसके लिए मतलब उसमें जैसे चीज़ें चेंज करने के लिए या उस जजमेंट को देखते हुए, तो उनके लिए
डिसाइडिंग केसेस को यूज करने, मतलब डिसाइडिंग जो केसेस थे उनमें यूज किया जाता है जो आए अपकमिंग केसेस होते हैं। एंड ऑल हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू पनिश ऑल केसेस ऑफ कंटेम्प्ट बाय एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशंस। तो ये भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं रिट जुडिक्शन की। तो जो रिट जुडिक्शन है, हाई कोर्ट का, बेसिकली इसमें 5 टाइप्स ऑफ रिट्स प्रोवाइड की गई हैं लाइक सुप्रीम कोर्ट। और बेसिकली क्यों यूज होती हैं रिट्स? रिट्स का जो काम है वो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अंडर आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स ए हाई कोर्ट इशू द रिट्स, बेसिकली हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सेटुरारी, प्रोहिबिशन, क्यो वांटो एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन फॉर एनी अदर पर्पज। एंड फॉर एनी अदर पर्पज मीन्स रेफर्स टू इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑर्डिनरी लीगल राइट। तो जो यहाँ पे रिट जुडिक्शन है सुप्रीम हाई कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट से वाइडर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स के लिए ही यूज किया जाता है रिट जुडिक्शन यहाँ पे। बट जो अदर लीगल ऑर्डिनरी लीगल मैटर्स हैं वहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं इसको। एनी अथॉरिटी, एनी पर्सन, गवर्नमेंट, तो इनके लिए भी हम यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं तो जैसे कि हैबियस कॉर्पस की बात करें, टू हैव अ बॉडी, टू हैव अ बॉडी, एंड मैंडेमस मतलब वी ऑर्डर टू परफॉर्म ए ड्यू। तो मैंडेमस जो है वो एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के ऊपर आप रिट अप्लाई कर सकते हैं वाला रिट। वी ऑर्डर टू स्टॉप ए ड्यूटी, मतलब होता है ना कभी कभी ड्यूटी, मतलब किसी के लिए कि आपने रोकना है उसको कि भाई वो गलत काम कर रहा है, तो उसके लिए प्रोहिबिशन यूज किया जाता है। सर्टोरारी, टू बी इन्फॉर्म व्हाट इज गोइंग ऑन। कभी कभी होता है वैसे कि नेचुरल जस्टिस के लिए अप्लाई किया जाता है ये वाला सर्टोरारी, जहाँ पे नेचुरल जस्टिस इन मैटर होता है। तो आप इन्फॉर्म करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन को या मतलब किसी गवर्नमेंट को कि भाई ये क्या चल रहा है, आप देखिए क्या चल रहा है। तो चेक किया जाता है यहाँ पे। क्यों वारंटो इज वाई वॉट ऑर्डर, आप किस ऑर्डर के बेसिस पे आप किसी ऑर्डर के बेसिस पे आप क्यों वारंटो लगा सकते हो कि भाई ऐसे ऑर्डर हैं, गवर्नमेंट जो भी डिसीजन है उनमें ये सब चीजें की जाती हैं। बात करते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की। हाई कोर्ट्स हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। दे हैव द पावर टू डिक्लेयर एनी लॉ और ऑर्डिनेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट इज फाउंड टू बी अगेंस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो जुडिशियल पावर है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है जहाँ पे चीज़ें अल्ट्रा वायरस होती है, जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, नल एंड वॉइड हो रही होती हैं, उनको ध्यान में देखते हुए पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का यूज़ किया जाता है। जो कि चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती हैं कभी कभी, तो उनको एज उन चीज़ों को देखते हुए हम जुडिशियल रिव्यू का यूज़ करते हैं। बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है बेसिकली की जाती है सुप्रिंटेंडेंट्स एंड कंट्रोल और द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को, तो उनको कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर, मतलब हायर एक होता है ना कि नीचे जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको कंट्रोल कौन करेगा, सबॉर्डिनेट कौन करेगा, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का यूज़ किया जाता है हाई कोर्ट का। और इस डील विद द मैटर ऑफ पोस्टिंग, प्रमोशन, ग्रांट ऑफ लीव, ट्रांसफर, डिसिप्लिन, मेंबर ऑफ द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट। तो ये सब चीज़ें इस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के अंदर आती हैं। एंड अब बात करते हैं हम आपके जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं, ये आपके जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड चैप्टर से। तो आपके 2019 में इस चैप्टर से बहुत ही मतलब 2019 के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपका ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 15 मार्क्स यहीं से कवर होते हैं। ये पिछले 2019 में जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, पहले एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था एक्सप्लेनिंग, जो कि 6 मार्क का क्वेश्चन था, सॉरी, एक्सप्लेनिंग द फॉलोइंग पावर्स ऑफ अ गवर्नर, जिसमें उनकी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सप्लेन करना था और लेजिस्लेटिव पावर को एक्सप्लेन करना था। ये 3x3 इनका क्वेश्चन था। 3 मार्क्स के लिए एग्जीक्यूटिव एंड 3 मार्क्स के लिए लेजिस्लेटिव पावर्स इनकी डिफाइन करनी थी गवर्नर की। और इसी के मतलब ऑप्शन में क्वेश्चन आया था, explain the following points related to the high courts. Firstly, appointment and the qualification of a judge. ये 3 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन करना था। सेकंड था कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट, जो कि हमने अभी डिस्कस की थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट क्यों प्रोवाइड की गई है, कौन सी अरेंजमेंट है जो हाई कोर्ट को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की थी, जैसे मोड ऑफ अपॉइंटमेंट था, सेपरेशन ऑफ पावर था, बैन ऑन इट्स कंटेम्प्ट था। ये सब चीज़ें जो कि आपको इसमें लिखनी है, कौन कौन सी इनकी पावर है। फिर एक क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स के लिए,
डिस्क्राइब द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पावर एंड फंक्शन को डिफाइन करना था, वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। और इसके ऑप्शन में क्वेश्चन आया था डिस्क्राइब द पावर एंड फंक्शन ऑफ द राज्यसभा। तो ये आपके स्टेट गवर्नमेंट से था, और जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से था। एंड जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट विच फंक्शन विल यू परफॉर्म इन द रोल ऑफ अ लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट एनी टू उनकी लीडरशिप क्वालिटी लिखनी थी चीफ मिनिस्टर की, जो कि 40 वर्ड्स लिमिट थी। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन था। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही चैप्टर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।